Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program Doctor at Your Door. Today we have with us very special guest Dr. Nitin Srivastava. So Dr. Nitin Srivastava is a consultant urologist and andrologist. He was trained in AIIMS New Delhi, India and is the first urologist in India who has received further training from the Oxford University, UK. He has an exceptional academic record from the beginning of his medical education which led him to earn the highest and most prestigious qualifications both nationally and internationally. So let's welcome him. So Dr. Nitin, welcome to Ashwa. नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर, हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स के पास जाना, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स कि हम ना इग्नोर भी करते हैं. सेम वाइल जब यूरोलॉजी की बात आती है, हमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स या यूरिन में कोई दिक्कत आती है तो हम हेजिटेट करते हैं एंड घरेलू नुस्खे की तरफ चलते हैं कि ले लेंगे ठीक हो जाएगा. सो हम बहुत सारी आज बात करेंगे उन ऑडियंस के लिए जो ऐसे इश्यूज फेस करते हैं बट उन्हें पता नहीं होता, अवेयर नहीं होते यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज एंड क्या क्या बॉडी के अंदर हलचल होती है उससे वो सब समझ नहीं पाते. सो आज का एपिसोड आप सबके लिए है. सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी? So urology is a branch of surgery which deals with the urinary system. हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं जिनका फंक्शन है यूरिन बनाना. सो किडनीज से यूरिन बन के पाइप्स के थ्रू नीचे आता है जिन्हें यूरेटर कहते हैं. नीचे ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद हम यूरिन को पास करते हैं. तो ये सारे ऑर्गन्स जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हैं उनके बारे में जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसको हम यूरोलॉजी कहते हैं. सो दिस इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर्स जो पाइप्स हैं, ब्लैडर, पुरुषों में प्रोस्टेट, देन पेनिस एंड टेस्टिकल्स ऑल्सो. सो दिस एंटायर थिंग इज urology. Andrology is a specific subspecialty. Urology का एक आगे और subspecialty होती है which deals with the fertility issue and the sexual problems of males. So andrology में हमारे वो सारे problems आएंगे. अगर किसी couple को conceive करने में problem हो रही है या कुछ sexual issues हैं, वो सारे कुछ andrology part के अंडर आते हैं, which includes the testicles, prostate and penis. So this is the basic difference between urology and andrology. Okay, fine. But कहीं ना कहीं दोनों interrelated हैं. Exactly. So जब हम प्रॉब्लम्स की बात करें, किडनी की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं एंड बॉडी में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में या यूरिन में इन्फेक्शन होता है, सो वो बहुत टफ टाइम होता है. सो समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, तो रीजन क्या होता है एंड हमें कैसे उसे पता लगाना चाहिए कि इट्स अ मेजर इशू, अब हमें विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास. यस. सो यूरिनरी इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. हमारी यूरिन नॉर्मली उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन नहीं होता है. अब जहाँ से यूरिन पास होके बाहर निकलती है वहाँ से बॉडी के ऊपर के बैक्टीरिया या आपके एनवायरनमेंट के जो जर्म्स हैं वो आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं. नॉर्मली अगर आपका यूरिन का फ्लो अच्छे से बना हुआ है, फ्लशिंग इफ़ेक्ट अच्छे से हो रहा है, तो ये छोटे मोटे बैक्टीरिया या जर्म्स जो भी अंदर जाते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं और एक हेल्दी पर्सन में आम तौर पर यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं पाया जाता. पहले ये समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है. सो मोस्ट कॉमनली अगर यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो पेशाब में जलन चालू हो जाती है. आपको पेशाब जाने की हाजत बार बार होगी, रात में बार बार उठना पड़ेगा, कई बार तो हर 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको वॉशरूम जाना पड़ता है. कुछ ही ड्रॉप्स यूरिन आता है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है. तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के. अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो पेन स्टार्ट हो जाती है आपको नीचे ब्लैडर वाले एरिया में या जहाँ से आप यूरिन पास करते हो प्राइवेट पार्ट्स में, वहाँ पर पेन होने लगती है. और इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो ये इन्फेक्शन किडनीज तक पहुँच सकती है. अब आपको यहाँ पर भी किडनी पे भी पेन होने लगता है जो कि मोस्टली बैक साइड में फील होता है, ऑन योर फ्लैंक्स, आपके साइड्स में. तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के. अभी इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेडीज़ में पाया जाता है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बॉडी. मेल्स में जो पेशाब का रास्ता है वो बॉडी से दूर जाके खुलता है. फीमेल्स में जो लेडीज़ हैं उनमें पेशाब का रास्ता प्राइवेट पार्ट्स के अंदर ही खुलता है. द लेंथ ऑफ यूरिनरी पैसेज इज़ वेरी स्मॉल इन फीमेल्स. तो कोई भी जर्म जो आपकी बॉडी के ऊपर है
वो लेडीज़ में बड़ी जल्दी और आसानी से अंदर जाके इन्फेक्शन कर सकता है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या किडनीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं या आप स्टेरॉइड्स पे हो जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन जल्दी कैच हो जाते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। मोस्टली अगर आप डिहाइड्रेटेड हो या फिर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, डायबिटीज़ है, इन सब कोई स्टेरॉइड दवाइयाँ चल रही हैं, तो इनके कारण बाहर के जो बैक्टीरिया हैं वो अंदर जाके इन्फेक्शन जल्दी करा सकते हैं। अगर हाइड्रेशन अच्छा है, यूरिन का फ्लो अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आमतौर पर इन्फेक्शन परेशान नहीं करते हैं। बट इन्फेक्शन कई बार बहुत लेट पता लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। कई बार हमें समझ में आता है प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ईचिंग होती है। इनफैक्ट हम छोटे बेबीज की बात करें, किसी भी एज की बात कर ले, कई बार इन्फेक्शन आउटर साइड में होता है, कई बार इन्फेक्शन किडनी में हो जाता है, तो बहुत वैरायटी के इन्फेक्शन होते हैं। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम कि हमें समय रहते पता समय रहते आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। यहाँ पर जो इचिंग और इरिटेशन होता है प्राइवेट पार्ट्स में, वो इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट पार्ट की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। नाउ इमेजिन इफ़ यू आर वॉशिंग योर फेस विथ सोप 2 or 3 times a day, तो फेस क्रैक होने लगता है। इसी तरह से प्राइवेट पार्ट की स्किन में इफ़ द लेडी इज़ यूजिंग सोप, इफ़ दे आर वाइपिंग मल्टीपल टाइम्स विथ टिश्यू, अगर टिश्यू से बार बार वाइप कर रहे हो यूरिन पास करने के बाद, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं वी वॉश या जो कि हाइजीन के नाम से आते हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है। सम लेडीज़ आर दे डोंट टॉलरेट इट एंड देयर स्किन बिकम्स इरिटेटेड, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट आई मीन इज़ कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार सोप से साफ़ करने की, टिश्यू से वाइप करने की या वी वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अंडरवेयर वाला एरिया है वो डर्टी रहता है, आप उसको कितना भी कोशिश करो, वहीं पॉटी का रास्ता है, वहीं पर यूरिन का रास्ता है, वो वापस से डर्टी हो जाएगा। उसको हमें सिर्फ नहाते समय पानी से क्लीन करना है, बाकी जो भी केमिकल्स हैं उनसे इरिटेशन बढ़ता है। अब हमें ये कब समझ में आना चाहिए कि इन्फेक्शन इस लेवल का है कि हमें डॉक्टर को दिखाना है? आइडियली अगर आपके पास अवेलेबल है कोई डॉक्टर, तो पहले सिम्टम पे आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ख़ास करके अगर डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, कोई और बीमारी है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, तब तो ज़रूर ही मिलना चाहिए। छोटे मोटे इन्फेक्शन एक सिंगल डोज एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वी शुड नॉट वेट कि इन्फेक्शन अब बहुत बढ़ गया है। उसके साइंस होते हैं कि आपको फ़ीवर आएगा, 103 104 का फ़ीवर आने लगता है, ठंड लग के बुखार आती है, अगर किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो उल्टियां चालू हो जाती हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं फिर तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना है। अदरवाइज़ अगर आपको यूरिन की बार बार हाजत हो रही है, जलन चालू हो गई है, आप पानी पीजिए, हाइड्रेट योरसेल्फ। अगर 1-2 दिन में ठीक नहीं होता है देन यू शुड डेफिनेटली सी अ यूरोलॉजिस्ट। यानी कि जो हमारे किडनी में प्रॉब्लम्स होती हैं या टमी के अंदर भी कई बार हमारी प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं पानी जो है हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख पाते, इस वजह से या सो अगर हम कॉमन प्रॉब्लम की बात करें यूरोलॉजी में, तो व्हाट ऑल आर दैट? सो द मोस्ट कॉमन and also the most important problem in urology are kidney stones and prostate enlargement. प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन सिनेरियो होता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जी मेरे को प्रोस्टेट हो गया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोस्टेट एक नॉर्मल ऑर्गन है, हर पुरुष के अंदर प्रोस्टेट होता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, ये कोई बीमारी नहीं है। दूसरा सवाल होता है जी डॉक्टर साहब हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो प्रोस्टेट का बढ़ना एक एजिंग प्रोसेस है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज होता है, प्रोस्टेट की साइज़ भी एज के साथ बढ़ती है। 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम होने लगती है एंड 60 के बाद काफ़ी कॉमन हो जाती है। अभी यूरिन जो पास करता है इंसान, उसमें किडनी से बना हुआ यूरिन जो नीचे आके स्टोर होता है, पुरुष में ये यूरिन प्रोस्टेट के अंदर एक चैनल से होते हुए बाहर निकलता है। सो द यूरिन हैज़ टू पास थ्रू द प्रोस्टेट। जब ये प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ने लगती है, किसी किसी पुरुष में ये वो चैनल को कंप्रेस करके बंद करता है और उसे पेशाब की तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
60 प्लस एज में ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इससे परेशान रहते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? यूरिन बार बार पास करने की हाजत होती है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब यूरिन पास करते हैं तो धार नहीं निकलती, ड्रॉप्स में आती है या पतली धार निकलती है, ज़ोर लगाना पड़ता है, कभी कभी यूरिन में ब्लीडिंग हो जाती है, एंड इससे ज़्यादा अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यूरिन रुक भी जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोस्टेट के कारण होती हैं, और काफ़ी मरीज़ इसमें परेशान हो जाते हैं क्योंकि रात की नींद ख़राब हो जाती है, यूरिन पास करते करते तकलीफ़ होने लगती है। सो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कॉजिंग यूरिनरी प्रॉब्लम इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। उसके पहले ये कॉमन नहीं है। अभी हमें ये समझना है कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। 70% ऑफ द टाइम आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इन सिम्टम्स को या बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण जो दिक्कत हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एट द मोस्ट एक छोटी सी मेडिसिन होती है, आजकल लेटेस्ट मेडिसिन हैं, उनमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, दे आर वेरी सेफ एंड वेरी इफ़ेक्टिव, उससे सारे आपके प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाते हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिसिन के बाद भी नहीं कंट्रोल होते हैं आपके सिम्टम्स और आप बहुत परेशान हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर हमको ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मिनिमली इन्वेजिव है, टेलीस्कोप से हो जाता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। इज दिस नेसेसरी कि आपने जैसे बताया कि ये एजिंग प्रॉब्लम है तो आफ्टर 50 ही होगी? आई मीन यंगस्टर्स में भी तो ये यंगस्टर्स में प्रोस्टेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता कि वो यूरिन को ब्लॉक कर दे। इसके बढ़ने के लिए कुछ ईयर्स चाहिए होते हैं। सो ये नॉर्मली 50 के बाद धीरे धीरे यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट करता है। 60-70 तक आते आते आपको रियलाइज़ होता है कि अब तो पेशाब बंद होने वाली है। कभी कभी जो पेशेंट्स आते हैं दे आर वेरी लेट इन प्रेजेंटेशन, जब पेशाब बंद हो चुकी है या पेशाब की रुकावट के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उससे किडनीज़ में सूजन आ जाती है, किडनीज़ फेल हो जाती हैं। तो कई बार मरीज़ हमारे पास इतनी लेट स्टेज में भी आते हैं। सो अगर यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है खासकर 50 के बाद तो मोस्ट लाइकली प्रोस्टेट के कारण है। अगर 50 के पहले है तो अदर कॉजेज़ आर मोर कॉमन, जैसे किडनी स्टोन्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें डॉक्टर को अर्जेंटली मिलना चाहिए। अगर यूरिन में ब्लड आ गया है या पेशाब बंद हो गई है या आपने अल्ट्रासाउंड कराया या आपके ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है कि किडनीज़ में सूजन है और किडनीज़ फेल होना शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए वेट करना ठीक नहीं है। इट्स नॉट द एजिंग प्रॉब्लम ना, किडनी फेल होना एंड एजिंग, सी किडनी फेलियर कैन बी कॉज्ड बाय प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। ओके, अगर प्रोस्टेट के बढ़ने से पेशाब में रुकावट बनी हुई है, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, समहाउ आप मैनेज कर रहे हो, थोड़ी बहुत यूरिन पास कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, बट यू आर जस्ट मैनेजिंग एट होम, आपने किसी को विजिट नहीं किया, तो ये जो प्रेशर है इसके कारण किडनीज में सूजन आ जाती है, क्योंकि आपको जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ये जो गलत कर रहे होते, राइट, वो गलत है, बट आपके पास चॉइस भी नहीं है, पेशाब तो निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? बट यू आर सेइंग ना कि ऑप्शन है हमारे पास। अगर ऑप्शन ये है कि फिर हम डॉक्टर से मिलें। हाँ, अगर हम डॉक्टर पे नहीं जाते तो वी आर डूइंग आई एम टॉकिंग कि यस एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग कि अगर हम घर पे बैठ के इसको इग्नोर कर रहे हैं कि जी थोड़ी सी ताकत लगा के पेशाब हो रही है, दैट्स इट, वो प्रेशर किडनीज को डैमेज कर सकता है, किडनीज फेल हो जाती हैं। तो हमें उस नौबत तक नहीं पहुंचना है। अगर हम टाइमली डॉक्टर से मिलते हैं तो कई बार एक छोटी सी मेडिसिन से मामला सॉल्व हो जाता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किडनीज फेल नहीं होती। अगर पड़ती भी है ज़रूरत तो छोटा ऑपरेशन है, टेलीस्कोप से होता है, बहुत कॉमनली किया जाता है, तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि 10 में से एक इंडियन पॉपुलेशन में 10 में से एक बंदे को या बंदी को किडनी में स्टोन बनता है लाइफ टाइम में एक बार, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो और भी ज़्यादा है। जिसे एक बार किडनी स्टोन बन जाता है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 70 आउट ऑफ 100 यानी 70% लोग ये स्टोन दोबारा बनाते हैं। तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और फॉर सम रीजंस अभी साइंस को इसका पता नहीं चल पाया है कि क्यों ये बढ़ती जा रही है। अमेरिका में पिछले 2 दशकों में डबल हो चुके हैं केसेस, इंडिया में भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, रिसर्चेज में ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद क्लाइमेटिक चेंजेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
कुछ हद तक जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हम वेजिटेबल्स या सैलड कम खाते हैं, मोस्टली जंक फूड खाते हैं, शुगर इंटेक ज़्यादा है, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, तो डाइटरी हैबिट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो नई डाइटरी हैबिट्स हमारी यूथ में डेवलप हो गई हैं जंक फूड फास्ट फूड खाने की, काफ़ी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है। डिहाइड्रेशन, गर्मी एंड क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण हमारे बॉडी का पानी कम हो रहा है, उसके कारण भी स्टोन बनते हैं। एंड ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी यूरिन में एसिडिटी बढ़ती है जिससे स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है। तो शायद ये 2-4 ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण स्टोन्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब किडनी स्टोन्स जो इसमें है, एक ऐड करना चाहूँगी, हम लोगों के पास मिथ बहुत ज़्यादा है कि लाइक आपने कहा कि इंडिया में हम साइंस ने अभी ये प्रूव नहीं किया है रीज़न क्या है, बस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रीज़न हो सकता है, बट जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने निकाल दिया कि टमाटर खाने से या बीज वाली कोई चीज़ है। इज़ इट ट्रू? ट्रू और फॉल्स मैं आपको एविडेंस के बारे में बताता हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन साइंस के पास अभी है उसके हिसाब से देर आर 4 और 5 पॉइंट्स, 4 और 5 थिंग्स जो कि किडनी स्टोन्स के प्रिवेंशन में काम आती हैं। जो आप बता रहे हो बीज वाले फल या जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, इनके खाने से किडनी स्टोन बन जाता है, ये एक मिथ है, ये एक भ्रांति है। जो अभी तक पाया गया है रिसर्च में वो ये है कि अगर आपकी डाइट में शुगर कंटेंट ज़्यादा है, अगर आपकी डाइट में सॉल्ट ज़्यादा है, रफली अगर आप 1 टीस्पून से ज़्यादा सॉल्ट लेते हो 24 घंटे में, तो आपके किडनी स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ता है। अगर आप की डाइट में कैल्शियम की कमी है, ये भी एक भ्रांति है कि आप अगर दूध पीते हो तो स्टोन बन जाता है। दूध इज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। सो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम कम नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम का स्टोर हाउस होती हैं। अगर आप डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे तो बॉडी आपकी बोन से कैल्शियम डिसॉल्व करके ब्लड में सप्लाई करेगी, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। सो डाइटरी कैल्शियम शुड बी विद इन नॉर्मल रेंज, जो कि रिकमेंडेड है। खाद्य पदार्थों के सेवन से कैल्शियम लेवल ऐसे नहीं बढ़ता है। लेकिन जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, अगर किसी को किडनी स्टोन की हिस्ट्री है तो उसमें ज़रूर किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। जो कैल्शियम सप्लीमेंट की हम बात कर रहे थे, जो कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन सी सप्लीमेंट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कोरोना में काफ़ी लोगों ने खाया है। अगर स्टोन डिजीज़ की हिस्ट्री है तो ये सप्लीमेंट्स अपने आप नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी स्टोन फॉर्मर्स में किडनी स्टोन बनाने का खतरा बढ़ाते हैं। ओके। ये अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। डेफिनेटली, आई मीन लोग मल्टीविटामिन्स के साथ ये सब इंक्लूड करते हैं। आई मीन अगर किडनी स्टोन्स बनने के लिए, जैसा आपने अभी चर्चा करी, जेनेटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, अगर मेरे को किडनी स्टोन है और आपको नहीं है, हम सेम खाना खा रहे हैं, हम एक ही जगह पर रहते हैं, सेम पानी पीते हैं, बट मेरे को स्टोन बना, आपको नहीं बना। बेसिक डिफरेंस होता है यूरिन की केमिस्ट्री में। सो मेरी यूरिन में जो हम सॉल्ट्स मेरी बॉडी में हैं वो नीचे जल्दी बैठ जाते हैं एज कम्पेयर टू योर यूरिन। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माई यूरिन इज डिफरेंट एंड दैट इज डिसाइडेड बाय माई जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स इज द प्राइमरी कॉज, जिसके कारण अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है तो बॉडी के सॉल्ट्स नीचे बैठ के स्टोन बनाने लगते हैं। so, इसीलिए बोला जाता है कि आप पानी जितना पिएंगे उतने स्टोन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जब आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हुई, नीचे सॉल्ट्स बैठना स्टार्ट हुए और आपने पानी पिया, वो वापस घुल जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली डिहाइड्रेटेड हो, सपोज आप स्पोर्ट्स में हो या फील्ड जॉब है, किचन में ज़्यादा काम करते हो, रूम हीटर एसी चलता है एंड आपके यूरिन डार्क कलर का रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये जो सॉल्ट्स नीचे बैठते हैं ये इनके ऊपर परत के ऊपर परत जमती जाती है और ये धीरे धीरे स्टोन बन जाते हैं। सो हाइड्रेशन इज द की फैक्टर। आपको 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में पीना है, नॉर्मल 60 kg का जो इंसान है उसके लिए। एंड एक रफ गाइड होती है कि यूरिन का कलर कलरलेस होना चाहिए। इफ़ इट इज़ डार्क येलो दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड, यू नीड टू ड्रिंक मोर। क्या पी सकते हैं? सारे पेय पदार्थ, दूध, छाछ, लस्सी, जूस, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। कोकोनट वाटर इंक्लूड्स एवरीथिंग, सारा कुछ मिला के 2.5 से 3 लीटर। द ओनली फ्लूइड्स विच हैव बीन प्रूवन बैड फॉर योर किडनीज आर द कोला ड्रिंक्स।
कोला ड्रिंक से किडनी स्टोन्स बनने के खतरे बढ़ते हैं। तो ये जो है फ्लूइड इनटेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भ्रांतियों में जैसा आपने बताया कि टमाटर या बैगन खाने से स्टोन्स बनते हैं, ये गलत है। नेचर ने जो वेजिटेबल्स के बीज बनाए हैं वो उस प्लांट को स्प्रेड करने के लिए बनाए हैं। बीज डाइजेस्ट नहीं होते हैं। किसी भी सब्जी या फल के बीज अगर आप खाते हो वो अनडाइजेस्टेड आपके पॉटी में, मल में निकल जाते हैं। सो दे कैन नॉट कॉज एनी स्टोन इन योर बॉडी। सो किडनी स्टोन्स के बारे में एक और बहुत कॉमन मिथ है, भ्रांति है, वो ये है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ एंड द फैक्ट इज़ कि बियर पीने से एक्चुअली स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है बिकॉज इट डिहाइड्रेट्स यू। सो व्हाट बियर डज इज़ या अल्कोहल डज इज़ आपको डायूरेसिस कराता है, यूरिन का फ्लो बढ़ाता है, जो कि आप नॉर्मल अगर पानी अच्छे से पीते हैं तो फ्लो अपने आप अच्छा होता है, उसमें बियर का कोई योगदान नहीं है। सो वी डू नॉट रिकमेंड अल्कोहल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन डिजीज। डेफिनेटली। वन मोर थिंग मैं ज़रूर जानना चाहूँगी बिकॉज लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, छोटे बच्चे जो हैं वो कई बार उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सो वो पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। सो इज इट नेसेसरी कि उसको हमें सीरियस लेना है या इग्नोर कर देना? बिकॉज एक दो बार तो चलता है, लेकिन अगर बच्चा बार बार कर रहा है तो हमें फोकस करना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट वे? देखिए, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपको ढंग से बता नहीं पाते कि दिक्कत क्या है। मोस्ट कॉमनली या तो वो आपको इतना बता पाएंगे कि दर्द हो रहा है, या वो मोस्टली अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार टच करते हैं, खासकर यूरिन पास करते समय। तो इसका मतलब ये होता है मोस्टली उन्हें यूरिन पास करने में जलन होती है, दैट बर्निंग सेंसेशन इरिटेट्स देम, इसलिए वो बार बार वहाँ टच करते हैं, इचिंग करते हैं, बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर ये सिचुएशन बार बार हो रही है तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चों में भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। कुछ जन्मजात कंजेनाइटल ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें यूरिन इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है बच्चों में। कभी कभी बच्चों में स्टोन्स बनते हैं। सो अगर ऐसा है कि ये कंप्लेन बच्चा बार बार कर रहा है तो कुछ बेसिक टेस्ट करने होते हैं, यूरिन का टेस्ट या एट मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड, पर हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। सो लास्ट में एक टिप क्या देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, सो दैट दे कैन स्टे हेल्दी एंड जो भी इश्यूज हैं उसे शर्माए नहीं? बिकॉज देयर आर समथिंग जो लोग हेजिटेट करते हैं विजिट करने में, लाइक मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे? वेल, मेरा मैसेज आप सबको ये है कि ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ ये है कि हमें इसमें किसी शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम है, या आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम है, या आपको फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम है। आज के ज़माने में वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ टू ट्रीट यू, समटाइम्स जस्ट विथ अ मेडिसिन, एंड अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ करते हैं टेलीस्कोप से, कभी बिना चीरे के, कभी मामूली कट से, एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। बट अगर आप घर पे रहते हो, इग्नोर करते हो, that can sometimes lead to damage of your kidneys and sometimes they are life threatening. So my message is कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, do not hesitate in contacting the doctor, your urologist, and that should be done within time. लेट करने से डिजीज़ फिर हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है, उसका फिर हम ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। So do not hesitate in consulting a doctor. Definitely. So it's being a nice टॉपिक्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।